मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। मोशन इन वन डायमेंशन जिसे आप समझते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल लो, ठीक है। अब बेटा हम प्लेन में मोशन की स्टडी करेंगे। वन डायमेंशन में या स्ट्रेट लाइन में तो सीख चुके हैं, अब प्लेन के अंदर कैसे कोई पार्टिकल मूव करता है, कैसे उसके पैरामीटर्स को डिफाइन किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। इसे मोशन इन टू डायमेंशन भी आप समझ सकते हैं, राइट। के प्लेन जो होता है उसमें दो डायमेंशन हो गए ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस से दो डायमेंशन से मिलकर बनता है एक प्लेन, और प्लेन में जैसे गति करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे गति करेगा, जैसे मूव करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम कहेंगे मोशन इन प्लेन, राइट। अब मोशन इन प्लेन को समझने से पहले बेटा वेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देख, मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, वेक्टर की बात करूंगा, मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, ये सब क्या है? ये वेक्टर ही तो है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, और इससे आगे जब आप फोर्स पढ़ेंगे और जो भी आगे की चीजें पढ़ने जाएंगे, मोमेंटम पढ़ेंगे, ये सब वेक्टर ही तो है। तो वेक्टर अगर नहीं आएगा तो इससे आगे की फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी हमारे लिए। तो फिजिक्स के बेटा हम लोग क्या मान लेते हैं? दो भाग मान लेते हैं, एक प्री वेक्टर, एक आफ्टर वेक्टर, पोस्ट वेक्टर। मतलब वेक्टर पढ़ने से पहले जो अभी तक पढ़ लिया है वो सारे में वेक्टर की हमको जरूरत नहीं पड़ी थी, बस नाम खाली हम ले रहे थे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और ये एक्सेलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, राइट। ऐसा ही हो रहा था, बट एक्चुअल में हम उतना यूज जो है वेक्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर जो है उसका यूज नहीं कर रहे थे, अब करेंगे। अब वेक्टर को समझने के लिए बेटा, वेक्टर को एक्चुअल में मतलब इन सारी क्वांटिटीज को, वेक्टर क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें वेक्टर को समझना जरूरी है कि एक्चुअल में वेक्टर क्या चीज है, कैसे मैं किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलूंगा, और वेक्टर ऐड कैसे होता है। ये आपने सुना होगा, मैंने ही कभी बोला हो कि जैसे हम नंबर को जोड़ देते हैं ना, वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होते, इनका तरीका ही अलग है ऐड होने का। तो वही सीखना है कि कैसे ये ऐड होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे ये डिवाइड होते हैं, कैसे ये कंपोनेंट में इनका रेजोल्यूशन किया जाता है, मतलब कैसे इनको बांट दिया जाता है अलग अलग डायमेंशन में, राइट। तो शुरू करते हैं बेटा लेक्चर को। लेक्चर में जो सीखने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन बेसिक आपको दे दिया पूरे चैप्टर का। चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा आप सभी के सामने है। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर के साथ में, और वेक्टर के बारे में पहले पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि दिस चैप्टर इज मोर बेस्ड ऑन वेक्टर्स। ये पूरा चैप्टर वेक्टर पे ही बेस्ड है, पूरी मोशन ही वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो आप जब भी मोशन पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आप एक्चुअल में वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सोचेंगे तो बिल्कुल हम मजबूर करेंगे आपको सोचने पे कि वेक्टर सोच के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और होगी भी, राइट। तो वेक्टर का बेटा प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे कैसे वेक्टर एक्ट करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं वेक्टर को, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेक्टर को, राइट। फिर फिजिक्स में कौन कौन से वेक्टर हैं जो मुझे काम लेने होंगे। फिर दो मोशन की हमें चर्चा करनी है, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। उसके अलावा हमें चर्चा करनी है रिलेटिव मोशन इन प्लेन, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें जो हम चैप्टर में कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है that lecture is based on introduction of vectors। कि वेक्टर क्या होते हैं, हमें आज बस यही जानना है कि हाँ भाई ये वेक्टर है, आज से ये सीखना है। यस, दिस इज वेक्टर। इस क्वांटिटी को वेक्टर बोला जाएगा, और इसलिए वेक्टर बोला जाएगा क्योंकि ये ऐसे फॉलो होती है। तो जानते हैं बेटा वेक्टर क्या है और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। अभी तक हम जो चीजें पढ़ते आए थे, मतलब बेसिकली हमने छोटी छोटी चीजों के बारे में जान लिया था कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, नाम सुन लिया था हमने इनका, बट आज बेटा अंतर जान लेते हैं, राइट। बेटा स्केलर को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ना, तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट। ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी को प्रेजेंट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। और हमने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा है कि बेटा मैग्नीट्यूड तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट से। जैसे मैं बोलता हूं लेट्स से 4 किलोग्राम, ठीक है, क्या बेटा 4 किलोग्राम, क्या मुझे इससे मास की पूरी जानकारी मिल जाती है कि कितना मास है? अरे क्या मुझे इससे मास की पूरी जानकारी मिल जाती है कितना मास है? मान लो आप चीनी लेने गए, आपने बोला भैया 2 किलो चीनी दे दो, तो उसने 2 किलो चीनी दे दी, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उस इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर दिया गया, मतलब जो आपने रिक्वायरमेंट रखी अपनी इन्फॉर्मेशन के द्वारा उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पास हो गई थी। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पास हो गई थी, नहीं हो गई थी? बिल्कुल। आपने ऐसा तो नहीं कहा भैया 4 किलोग्राम चीनी दो 45 डिग्री के एंगल पे, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, ऐसा तो नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं कहा। तो मतलब जो 4 किलोग्राम चीनी थी वो तुल गई, अब आपने ले ली, ठीक है। मतलब मास जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट को बताते ही आप क्या कर सकते हो? मास की जानकारी ले सकते हो। 4 किलोग्राम का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये 4 किलोग्राम चीनी है। 2 किलोग्राम का मतलब आपको समझ में आ जाएगा 2 किलोग्राम ये जो भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? 5 आलू, तो 5 आलू आपके सामने रखे हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी आलू एक स्केलर क्वांटिटी है। 1 2 3 4 5 नंबर ही तो है, इसमें क्या वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है? आपके सामने रख दूं, आपको पता चल जाएगा, इन्फॉर्मेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो इसी प्रकार से बेटा बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर होती है, जिनमें हमें सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है।
इसकी मैग्नीट्यूड की, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी कि कितना। जब भी मुझे सिर्फ ये चीज की रिक्वायरमेंट है ना, इस चीज की, तब मैं बोल दूंगा कि भैया क्वांटिटी है स्केलर, मुझे सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। कितना मतलब मैग्नीट्यूड। अब कुछ क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में भी, मतलब लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको सिखाया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी की डेफिनेशन से वेलोसिटी भी वेक्टर हो गई, ठीक है। अरे सबको पता है, नहीं तो पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो ना, एक्सेलरेशन वेक्टर हो गई, ठीक है। अभी वेक्टर का मतलब क्या है ये समझो बेटा। वेक्टर ना कोई भी क्वांटिटी तब होगी जब उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी। यार क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होंगी उसके पास, ये तो मस्ट है। तीसरी भी कंडीशन होती है बेटा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, बट अभी के लिए इतना समझो कि कोई भी क्वांटिटी उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल यहां पे है ए पे, और वो ऐसे ऐसे मूव करके यहां पहुंच गया बी पे, ठीक है। कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। अब मुझे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताओ इस मोशन में पार्टिकल का कितना हुआ। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट, जी बिल्कुल बता देते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो नीली वाली लाइन है डिस्प्लेसमेंट। क्यों ऐसा बोला आपने, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। डजंट मैटर तू कैसे गया बी पे, तू ऐसे जा, तू ऐसे जा, तू ऐसे जा, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट चेंज। तू ऐसे जा, ऐसे घूम के जा, वापस बी पे आ, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है ये बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सिंपल है, समझ में आ गया। चलिए, तो हमने अंदाजा लगा लिया भाई साहब, ये दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है इसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला मैंने, इनिशियल पॉइंट से मैं फाइनल पॉइंट पे गया तभी डिस्प्लेसमेंट बना। यानी कि अगर मुझे ए से इस पाथ की जो मोशन हुई है, मतलब इस पार्टिकल की जो मोशन हुई है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना इस मोशन का, तो आई नीड टू गो, आई मस्ट गो इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इतना मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो आप डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, अगर आपको डेफिनेशन में डायरेक्शन नहीं पता। कैसे निकालोगे, सोच के देखो। अरे उसकी डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। कोई भी पाथ ट्रैवल किया हो डजंट मैटर, टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो मुझे इधर ही जाना पड़ेगा, इधर ही जाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट डायरेक्शन, इसीलिए ये वेक्टर। अंतर समझ में आया स्केलर और वेक्टर में, ये होता है अंतर स्केलर और वेक्टर, राइट। अभी और अच्छे से आप वेक्टर को समझ जाओगे, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो आप वेक्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, इनके बारे में आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं, राइट। अभी तो ये समझो रिवीजन टाइप चल रहा है आपका, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, राइट। अभी देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उसकी डेफिनेशन में तभी क्लियर होगी जब उसमें अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना कोई भी, तो उसकी डेफिनेशन ही तभी क्लियर होगी जब आप उसके मैग्नीट्यूड में उसका क्या डाल दो, डायरेक्शन भी डाल दो, अनलेस इट इज नॉट स्पेसिफिक, कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, ठीक है। चलिए, तो ये सारी कहानी है, नोट कीजिए फटाफट से। अब हम बेटा इसकी बात कर लेते हैं कि जब भी मैं वेक्टर की बात करूंगा तो मैं दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब कितना और कहां, कितना और कहां। अरे भाई इसके बिना नहीं बात बनेगी कि कितना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट कितना है बेटा, 10 मीटर 20 मीटर जो भी होगा, और कहां मतलब किस डायरेक्शन में। अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इसी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर मैं इधर चल गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही है ये बेटा, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर मुझे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे इधर ही चलना पड़ेगा, है ना, यहां से और इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, तभी मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, क्योंकि यही है डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन। तो दिस इज इट, दिस इज हाउ वी डिफाइन वेक्टर्स, कितना और कहां। जब भी मेरे को ऐसा सेंस आएगा ना किसी भी क्वांटिटी में कि इसमें कितना भी पता करना है, कहां भी पता करना है, मतलब डायरेक्शन के बिना तो इस क्वांटिटी की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती, तो वो क्वांटिटी हो जाएगी वेक्टर। ये सब चीजें पहले भी बता चुके हैं, राइट। चलिए बेटा प्रेजेंटेशन समझते हैं, वेक्टर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। वेक्टर को हम प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एक लाइन होती है, उस लाइन पे लगाते हैं हम तीर का निशान। ये तीर का निशान बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी वेक्टर है ये इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब उस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। इसे कहते हैं वेक्टर का हेड। क्या कहते हैं, हेड, हेड मतलब सिर। इसे कहते हैं टेल। क्या कहते हैं, टेल मतलब पूंछ, ठीक है। तो ये हेड ऑफ वेक्टर हो गया, टेल ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर की जो लेंथ होगी ना, ये लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बताएगी बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो लाइन खींची ना, इसकी जो लेंथ होगी वो बताएगी मुझे मैग्नीट्यूड। इस लाइन की जो लंबाई है ना, वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रही है। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि आप ग्राफिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब फ्री हैंड ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कि आप 10 न्यूटन का फोर्स दिखाओ, अभी आपके हाथ में, देखो ध्यान से सुनना। मैंने बोला 10 न्यूटन फोर्स दिखाना है आपको, मतलब वेक्टर के फॉर्म में, और डायरेक्शन उसकी बनानी है आपको टुवर्ड्स साउथ, ठीक है। मतलब 10 न्यूटन का आपको फोर्स दिखाना है
डायरेक्शन दिखानी टुवर्ड्स साउथ। अब बेटा आपको एक चीज तो पता होगी कि जब भी हम पेपर पे काम करते हैं तो डायरेक्शन का सेंस हमें क्या रहता है, हमेशा इस प्रकार से रहता है, ऊपर नॉर्थ होती है, नीचे साउथ होती है, इधर ईस्ट होती है, इधर वेस्ट होती है, बचपन में पढ़ा होगा कभी, है ना। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगा तो साउथ का मतलब नीचे, तो उसका जो हेड है वो नीचे होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, क्लियर है। अब देखो इसकी लंबाई को मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, कितनी लंबी लाइन है बेटा, मैं वेक्टर अगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं पेन से लाइन खींचूंगा, तो मैंने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है ना, इसकी जो लंबाई है ये 10 न्यूटन को प्रदर्शित कर रही है, ये 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है ना पैमाने पे, ये 10 न्यूटन को प्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर जो लाइन होगी वो 1 न्यूटन को प्रदर्शित करेगी, और इसी स्केल पे मैं कितना भी न्यूटन का फोर्स ड्रॉ कर सकता हूं, समझे। मतलब मैंने एक स्केल चूज किया, या आप कुछ भी कर सकते हो बेटा, या आप 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानो, 2 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन मानो, तेरी मर्जी है। तू 10 सेंटीमीटर को चाहे तो 1 न्यूटन मान सकता है। अगर 10 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन है तो 10 न्यूटन के लिए 100 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, समझ गया। क्योंकि बेटा हम जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा छोटा है, हम स्केल तय करेंगे पहले कि भाई देख मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 न्यूटन, ठीक है, क्या है 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 न्यूटन, ठीक है। और हेड उसका जिस डायरेक्शन में जाएगा उसे हम लोग कह देंगे, मतलब हेड जिस तरफ होगा उसे बोल देंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है 10 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स साउथ, तो लिखा हुआ। अगर मुझे बोला जाए कि आप ड्रॉ करो 17 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, ईस्ट की तरफ 17 न्यूटन का फोर्स दिखाना है। पहली बात तो ईस्ट की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक 17 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूंगा, क्योंकि बेटा 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 न्यूटन है, तो मैं 17 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूंगा, ठीक है। और ये जो 17 सेंटीमीटर की लाइन है इसे मैं बता भी दूंगा कि ये 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इधर की तरफ एक्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है 17 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि मेरे 1 सेंटीमीटर की लाइन का मतलब है 1 न्यूटन, ठीक है। तो जो बड़ी लाइन होगी क्या उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, अगर सेम स्केल पे बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 न्यूटन, तो बड़ी लाइन होगी तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा बड़ा फोर्स है। छोटी लाइन होगी मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, मतलब वो एक छोटा फोर्स है। क्लैरिटी है बेटा इस बात पे। तो वेक्टर को ड्रॉ करना कोई बहुत ज्यादा मतलब टीढ़ी खीर नहीं है, हमको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर का हेड है और ये जो लंबाई होती है ना लाइन की, ये मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करती है। अगर मुझे बोला जाए कि 2 वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो, 2 वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो, एक 10 मीटर पर सेकंड, एक 20 मीटर पर सेकंड, तो मैं एक बनाऊंगा और उससे दुगनी लंबाई की लाइन बना दूंगा। अगर सेम डायरेक्शन में बोल रहा है एक बनाऊंगा उससे दुगनी लंबाई की लाइन बना दूंगा, सिंपल सी बात है, तो वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। हमें ग्राफिकली वेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है बेटा, हमें स्केल से लाइन खींचनी है बस। कॉपी में आपको वेक्टर ड्रॉ करना है ना, आपको स्केल से लाइन खींचनी है बस। आप बोल देना कि भैया मेरे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना होगा 10 न्यूटन। वैसे हम बेटा फ्री हैंड बनाएंगे इनको, बट मैंने आपको बस तरीका बताया कि एक्चुअल में जो लंबाई होती है ना लाइन की, ये किसको प्रदर्शित करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मुझे पता चल गया अगर 2 लाइन मेरे को ऐसी 2 वेक्टर दिखा रखे हैं, एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन, तो मैं बता दूंगा जिस जो लाइन बड़ी, अगर सेम स्केल पे बात हो रही है तो जो लाइन बड़ी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जो लाइन छोटी है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। सिंपल है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग वेक्टर को प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, दिस इज वेक्टर, सिंपल। चलिए बेटा, तो अब एंगल देखते हैं 2 वेक्टर के बीच में कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। कैसे 2 वेक्टर अगर मुझे मिल जाए तो उनके बीच में एंगल कैसे, ठीक है। सबसे पहली बात कि दोनों वेक्टर की टेल से टेल के बीच का, मतलब टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए, तभी मैं एंगल काउंट करता हूं। क्या बोल रहा हूं मैं कि 2 वेक्टर है, मान लो मुझे उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। मान लो 2 वेक्टर दिए हुए, मुझे उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टेल से टेल ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, ऑलवेज जब भी मैं निकालूंगा ज्वाइन टेल्स ऑफ 2 वेक्टर। दोनों वेक्टर्स की मुझे क्या करनी है बेटा, पूंछें जोड़ देनी है, ठीक है। क्या करनी है भाई, पूंछ जोड़ देनी है, टेल से टेल निकालना। जैसे मान लो एक वेक्टर दिया हुआ है मुझे ऐसे एक्स एक्सिस के साथ में कुछ, ये है वेक्टर, कोई भी मान लो ए वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तीर के निशान से प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, राइट। तीर के निशान से प्रेजेंट करते हैं, ये एंगल दे रखा मुझे 45, ठीक है, क्लियर। दूसरा वेक्टर जो है वो है बी वेक्टर, ठीक है, और वो दे रखा है बेटा मेरे को ऐसे 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। 30 मान लो, चलो कितना 30 मान लो, छोटा ही है ना, नीचे की तरफ ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, वेक्टर को प्रेजेंट करने का एक और तरीका जो है उसको मैं लिख के बता देता हूँ। जो वेक्टर है बेटा, कोई भी क्वांटिटी को अगर आपको वेक्टर बनाना है ना, उसके ऊपर तीर का निशान लगा दो, ये बन जाता है वेक्टर। और अगर तीर के निशान को मैं सिंपली, ये क्या है, ये तो ए वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे ए वेक्टर, ठीक है। अगर कोई भी, जैसे मेरे को एफ वेक्टर लिखना है, फोर्स वेक्टर लिखना है, तो एफ के ऊपर तीर का निशान लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको, अगर ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख दूं 2 डंडों के बीच में, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बिना तीर के निशान के। अगर मैं ए को तीर के निशान लगा के 2 डंडों के बीच में लिख दूं, मॉड लगा के, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये इसी के सिमिलर है, ठीक है। अगर मैं तीर का निशान लगा के लिख रहा हूं तो इसका मतलब ए वेक्टर, और अगर मैं ए को बिना तीर के लिख रहा हूं, अगर मैं ए को बिना तीर के लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ये, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर इसके ऊपर तीर का निशान लगा दूंगा तो ये बन जाएगा ए वेक्टर। अभी सिर्फ ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो हाँ, अगली कहानी पे आते हैं। अगर मुझे 2 वेक्टर के बीच का एंगल पता करना है, इन्हें कहते हैं फ्री वेक्टर, मतलब इन्हें आप कहीं भी मूव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो। इसको मैं बोल देता हूं बी वेक्टर, इन्हें आप कहीं भी मूव कर सकते हो। मतलब अगर इस वेक्टर को मैं यहां ड्रॉ करूंगा तो मैं सिंपल बेटा इतनी ही लंबाई की एक लाइन खींच दूंगा और ऐसे 30 डिग्री एंगल बना के दिखा दूंगा, बोल दूंगा कि भैया ये क्या हो गया,
ये हो गया अपने पास में बी वेक्टर। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? तो आई होप आप लोगों को कहानी जो है अच्छे से क्लियर होगी। चलिए बेटा नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फटाफट एकदम नोट कीजिए, जल्दी नोट करो यार। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे कहानी पे चलते हैं। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है वो समझो पहले। फ्री वेक्टर का मतलब ये है बेटा कि इस वेक्टर को ना मैं यहां से उठा के बस इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना। वेक्टर में होता क्या, दो ही तो चीज है भाई, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अरे दो ही तो चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों को चेंज नहीं करना तो वेक्टर सेम रहेगा। तो इस वेक्टर को एज इट इज मतलब एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे मैं कहीं भी ले जा सकता हूं, यहां भी ले जा सकता हूं, यहां भी ले जा सकता हूं और यहां भी ले जा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर को उठाऊंगा एज इट इज और यहां लाके चिपका दूंगा। चिपका दिया, ये बी वेक्टर है भाई। बी वेक्टर का एंगल कितना था एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया बेटा, बताओ सोचो। वेक्टर तीर का निशान लगा के लिखना है। ठीक है, ये होगा 75 डिग्री। ठीक है, टेल से टेल जब जुड़ जाएगी दोनों वेक्टर की तो उन दोनों के बीच का जो टोटल एंगल होगा उसे हम कहेंगे बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है सभी लोगों को? क्लियर है सभी लोगों को? सिंपल है। चलो तो आई होप आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो मान लो एक वेक्टर जो है वो ऐसे दिया हुआ है हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इसका नाम दे देता हूं मैं फिर से ए वेक्टर। ठीक है, और इसकी लंबाई जो भी होगी मतलब व्हाटएवर इज द लेंथ यू कैन अज्यूम बाय योरसेल्फ। ठीक है, और बी वेक्टर जो है वो मान लो ऐसे रखा हुआ है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब मुझे पूछा गया दोनों के बीच में एंगल बताओ, तो पता क्या करूंगा, इसकी पूंछ इसे ऐसे कैसे उठाऊंगा यहां से और ले जाके इसकी पूंछ को जोड़ दूंगा एक ही पूंछ में। ठीक है, जोड़ दिया। तो मैंने क्या किया बेटा, ये ए ड्रॉ किया और बी को उठाया और ए के ऊपर रख दिया। तो ए के ऊपर यहां रख दिया, देख बी को उठा के यहां ए के ऊपर रख दिया, तो ये रख दिया। ठीक है, ये क्या बन गया, ए और बी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री आएगा ना। तो जब भी मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, एक वेक्टर तो मुझे दिया हुआ मिलेगा, दूसरे को उठाऊंगा, इसकी टेल से जोड़ दूंगा, तो जो दोनों के बीच का एंगल होगा लाइन के बीच का वही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल बनना। ठीक, अब छोटी छोटी बातें बेटा वेक्टर के बारे में उनको सीख लेते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भाई? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? कोई वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होगा, मतलब जैसे मान लो जो ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, लेट्स से दिस इज अ वेक्टर ए। ठीक है, अब ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बनाना है मुझे। क्या बनाना है? नेगेटिव वेक्टर बनाना है। तो जो वेक्टर होगा ना नेगेटिव वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, एंटी पैरेलल। क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, अगर मैं बोल देता हूं कि लेट बी वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, ए वेक्टर जो है उसका नेगेटिव वेक्टर बी, तो हम बोलेंगे बी वेक्टर जो है ना वो बराबर होगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन 180 हो गई है। मतलब अगर ए वेक्टर ऐसे है ना तो बी वेक्टर का मतलब है माइनस ए वेक्टर। मतलब अगर बी वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ए का तो बी का जो मैग्नीट्यूड है, बी बराबर माइनस ए, इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो देखो दूसरी चीज और बताओ, बी वेक्टर बराबर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर, यही प्रेडिक्ट कर रहा है। बी वेक्टर बराबर माइनस ए का मतलब क्या है, ए का नेगेटिव वेक्टर कौन है, ए के नेगेटिव साइन लगाते कौन बन जाएगा, बी बन जाएगा। ए का नेगेटिव साइन लगाते बन जाएगा बी, इसका मतलब बी जो है ए का नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी शुड बी इक्वल टू ए और डायरेक्शन ऑफ बी शुड बी अपोजिट टू ए। ठीक है, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड of B must be equal to A, वेक्टर लगाओ, and direction of B vector must be opposite to, opposite का मतलब बिल्कुल opposite। ठीक है, A वेक्टर। क्लियर सब लोगों को? मतलब अगर मुझे A का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है ना तो पहले तो मैं बेटा इसके बराबर लाइन खींचूंगा, जितनी बड़ी A की लाइन है ना मैग्नीट्यूड बराबर बनाना है तो बना दी लाइन। अब बस इसकी डायरेक्शन पलट दो, ये लो, तो ये बन गया बी वेक्टर। और बी वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर है ए का। सिंपल। ये लो मान लो एक्स एक्सिस के साथ में कोई वेक्टर है, ये रहा। ठीक है, ये मान लो पी वेक्टर है कोई। ठीक है, क्लियर है? मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। पहले इस लाइन को नापूंगा कितनी लंबी है। ठीक है, इस लाइन को नापूंगा पहले कितनी लंबी है। ठीक है, नाप लिया। चलो, तो एक लाइन खींची मैंने, कितनी लंबी, इतनी लंबी। तो डायरेक्शन क्या होगी, इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट। अगर मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है ना तो बेटा इस लाइन को नापा मैंने, परपेंडिकुलर लाइन डाली दोनों, इससे मुझे लेंथ पता चल गई। ठीक है, और इसके ऑपोजिट साइन कर दिया। ये मान लो क्यू वेक्टर है तो क्यू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर। क्यू वेक्टर जो है वो पी वेक्टर का नेगेटिव है इस डायग्राम से। ठीक है, अगर बेटा मेरे को कोई वेक्टर दिया हुआ पी वेक्टर, मुझे इसका ऑपोजिट वेक्टर बनाना, पता क्या करना है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए पहली चीज, है ना, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सॉरी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। तो देखो यार इसका मतलब क्या है, इसको और आसानी से अगर ड्रॉ किया जाए, पहली चीज तो बेटा ये जो है वेक्टर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, देखो इधर मान लो कुछ भी 30 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, एक्स एक्सिस से माइनस 30 डिग्री एंगल पे होगी। ठीक है, दूसरी चीज मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए। और भी आसान तरीका बताऊं, मान लो ये आपको वेक्टर दिया गया है कोई, ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री पे। ठीक है, ये मान लो एस वेक्टर। ठीक है, आपको इसका अपोजिट वेक्टर बनाना है। पता क्या करो, इसी की टेल को पीछे की तरफ बढ़ा दो इतनी ही लंबाई में और तीर का निशान लगा दो, ये है माइनस एस वेक्टर। ये क्या है, माइनस एस वेक्टर। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान, ये माइनस एस वेक्टर
किन चीजों का ध्यान रखना है? कोई भी वेक्टर है ना, उसका अपोजिट वेक्टर आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो उतनी ही बड़ी लाइन लो और उसके 180 डिग्री घुमा दो। इस लाइन से 180 डिग्री घुमा दो, 180 डिग्री और पीछे ले जाओ बस, और कुछ नहीं करना। अरे क्योंकि अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या है? डायरेक्शन अपोजिट होना। मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इज अपोजिट। तो डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या है बेटा? 180 डिग्री का अंतर ले आओ। तो ये वेक्टर था ना, इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमा दो। कितना? 180 डिग्री घुमा दिया, 180 डिग्री। अरे 180 डिग्री घुमाया ना इसको, तो बन गया इसका नेगेटिव वेक्टर। सिंपल है। कोई भी वेक्टर अगर मेरे को बोले भाई इसका इस वेक्टर का क्या बना, इस वेक्टर का बना दे नेगेटिव वेक्टर, मैं बोलूंगा इसको 180 डिग्री घुमा दे गुरु और इतनी बड़ी लाइन खींच दे, बस बन गया इसका नेगेटिव वेक्टर। सिंपल है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोगों को? तो ये सारी कहानी है वेक्टर के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है आपको सबको पता चल गया है। विल डेफिनेटली प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अ वेक्टर मतलब दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। कब होंगे इक्वल बेटा? जब ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बी। मतलब कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर कब होगा? एग्जैक्टली बराबर तभी होगा क्योंकि वेक्टर में बेटा दो ही चीज होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम रखो और मैग्नीट्यूड बराबर रखो। जैसे कि मान के चलो या ये मैंने यहां पे बनाया 5 न्यूटन का फोर्स, तो अगर मैं इतनी ही बड़ी एक और लाइन खींच दूं और इधर ही डायरेक्शन रखूं तो मैं बोल दूंगा ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है। अब इनका नाम अलग अलग हो सकता है बट है 5 न्यूटन का, डायरेक्शन सेम एक्स एक्सिस में। ठीक है। अगर मैं यहां लाइन खींच दूं इतनी ही लंबी तो ये भी 5 न्यूटन का फोर्स होगा। अगर मैं यहां लाइन खींच दूं इतनी ही लंबी तो ये भी 5 न्यूटन का फोर्स होगा। मतलब बेटा डायरेक्शन, जैसे अगर मैं ये इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, ये लंबाई जो है ये 5 न्यूटन में मान लो, तो इतनी लंबी मैं जितनी भी लाइन खींचूंगा ना और डायरेक्शन सबकी सेम रखूंगा तो ये सारे बराबर वेक्टर हैं, इक्वल। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, याद रखना। अपोजिट होगी तो नेगेटिव बन जाएगा बेटा। डायरेक्शन सेम, जिस डायरेक्शन में ना वेक्टर उसी डायरेक्शन में होना चाहिए दूसरा वेक्टर, और दोनों की लंबाई होनी चाहिए समान, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड होना चाहिए समान, तो मैं बोल दूंगा दो वेक्टर इक्वल वेक्टर। ठीक है, सिंपल है। चल नोट करो फटाफट। अब बेटा कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, वेक्टर इक्वल वेक्टर। ठीक है, सिंपल है। चल करो फटाफट। अब बेटा कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है बेटा कि व्हेन टू और मोर वेक्टर आर इन अ प्लेन। ठीक है, 3 और 3 से बात करो, दो फ्री वेक्टर तो हमेशा प्लेन में ही होंगे। जैसे मैं दो वेक्टर यहां पे बनाना चाहता हूं तो ये प्लेन में होंगे, तीसरा जो है वो बाहर आ सकता है। दो वेक्टर तो हमेशा प्लेन में होंगे। जैसे मैं कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूं बेटा, किसी न किसी प्लेन में तो एग्जिस्ट करेंगे ना, तो 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स जो होंगे वो प्लेन से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन जो है उसमें बेटा 2 प्लेन आ जाते हैं। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कोप्लेनर वेक्टर की, तो मैं एक प्लेन में जो वेक्टर लाई करेंगे, मतलब एक प्लेन में जो वेक्टर लाई करेंगे, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, ऐसा बस समझ सकते हैं इसको, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है, क्लियर? जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे, ये एल है, वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करेंगे बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब दो वेक्टर वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं, ये भी याद रखना। 2 3 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। अरे किसी ना किसी प्लेन में तो होंगे ना भाई। ठीक है, अब कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक लाइन में जो वेक्टर अलाइन करते हैं, ये खैर कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कोलिनियर वेक्टर। आपको बस इतना याद रखना है कि एक लाइन के अलोंग जो वेक्टर्स होते हैं, है ना, या पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। सिंपल है बेटा, बिल्कुल। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी जो है ठीक से समझ में आ रही है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में अलाइन, सेम मतलब जो पैरेलल हो, एंटी पैरेलल, मतलब एक ही लाइन के अलोंग जो आ जाए, कोलिनियर। ठीक है, इनके बीच में एंगल 0 है, 180। ठीक, चलो बेटा, तो ये बेसिक कहानी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी देखते कैसे होगा। मतलब अगर मैं बेटा मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी वेक्टर को किसी स्केलर से, स्केलर क्या होता है? नंबर स्केलर होते हैं ना। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कैसे करते हैं? देखो, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वेक्टर को स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, मान लो कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, और ए वेक्टर को मैं कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं? ए वेक्टर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये मैं बना के दिखा दिया, ये है ए वेक्टर। अब मुझे किसी ने बोला कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 ए वेक्टर का मतलब हो जाएगा ये जो लंबाई है ना, उसको 5 गुना कर दो। अरे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, आपको सिर्फ डायरेक्ट गुना या भाग कर देना बस। ठीक है, क्लियर है बेटा? अरे डायरेक्ट गुना या भाग कर देना। ठीक है बेटा, क्लियर है, सिंपल है। मतलब जैसे मान लो ए वेक्टर दिया मुझे इतना, अब मुझे बोला 5 ए वेक्टर बना के दिखाओ, तो मैं इससे 5 गुना लाइन खींच दूंगा। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो मैग्नीट्यूड को ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, और डिवीजन है वो भी मैग्नीट्यूड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर मैं बोलूं बेटा आप a/3 वेक्टर बना के दिखाओ, तो अपना क्या करोगे? ए वेक्टर का 1/3 टाइम्स कर दो, मतलब डायरेक्शन तो सेम रखो, ऐसे बना दो, इसका 1/3 बना दिया आपने। ठीक है, समझे? मतलब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी
एंड डिवीजन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नेवर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही एनहांस कर सकता है, मैग्नीट्यूड को ही घटा या बढ़ा सकता है, वो कभी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। समझ में आया? तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर कैन नेवर, पहले ये लाइन लिखना पूरी, फिर लिखना कैन नेवर चेंज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाए स्केलर से, डायरेक्शन चेंज होगी, बट इट चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, बस डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं।